इनकम डिटर्मिनेशन, इसे आउटपुट डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर चैप्टर होता है। इनकम का मतलब यहाँ नेशनल इनकम से है। नेशनल इनकम का लेवल वहाँ डिसाइड होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। अब जरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना चाहिए। ये एग्रीगेट डिमांड इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज what all sectors of an economy are planning to buy in an economy during a given period of time. अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड नहीं लेते हैं, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। जो एक्चुअल नहीं है, डिजायर्ड है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज के मनी वैल्यू का टोटल है। वो सारे सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर नॉट बाइंग, दे आर प्लानिंग टू बाय एट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 3 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय एक्सपेंडिचर मेथड ही है। लेकिन एक क्लोज्ड इकोनॉमी में, एक सिंपल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के 4 नहीं 2 ही कंपोनेंट माने जाते हैं। एक तो कंजम्पशन डिमांड या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए एक शेड्यूल, एक डायग्राम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। अब एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए एक एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बना लेंगे। उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला इनकम, और इनकम का अमाउंट करोड़ में होना चाहिए। ऊपर में हेड नोट में रुपीज इन करोड़ लिख सकते हैं। तो इनकम 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 करोड़ के हिसाब से इसको इंक्रीज करते जाएंगे। अकॉर्डिंगली कंजम्पशन में बेसिक लेवल पर, 0 लेवल पर कंजम्पशन को 40 मान लेंगे। इसके बाद उस 40 में 80 करके इंक्रीज करते जाएंगे तो वो कंजम्पशन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कॉलम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। पूरी एनालिसिस में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस ही मानते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो अर्निंग के मोटिव से नहीं होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, जो कि वेलफेयर के मोटिव से होता है। लेकिन ये जो कंजम्पशन है ये भी 2 टाइप का होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द कंजम्पशन विच चेंजेस विद द चेंजेस इन इनकम। मतलब पूरे एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में कंजम्पशन के अंदर दोनों ही पार्ट लेते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जबकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेंगे, वो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाते हैं। वाई एक्सिस पर पहले इन्वेस्टमेंट का कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है,
क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम है, जो कि कांस्टेंट रहता है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। फिर कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और ये पॉजिटिवली स्लोप होता है। एबव द ओरिजिन से स्टार्ट होने का रीजन है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जो कि जरूरी होता है सर्वाइव करने के लिए। फिर इंड्यूस्ड कंजम्पशन पॉजिटिवली स्लोप होता है क्योंकि वो इनकम के साथ साथ चेंज होता है। अब कंजम्पशन में इनकम को ऐड करते हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड बनता है। इसका भी कर्व वाई एक्सिस से शुरू होता है एबव कंजम्पशन और वो भी पॉजिटिवली स्लोप होता है। अब ये एग्रीगेट डिमांड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का टोटल होता है। नंबर 2, ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये लेवल ऑफ इनकम से अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। नंबर 3, कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस से अबव द ओरिजिन होता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। नंबर 4, कंजम्पशन का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम। और नंबर 5, एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप होता है। अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई में। एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एग्रीगेट सप्लाई भी एक्चुअल नहीं लेते हैं, ये भी प्लान्ड लेते हैं, ये भी डिजायर्ड लेते हैं, ये भी एक्सपेक्टेड लेते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू of all final goods and services what all producers in an economy are planning to offer, planning to supply during a given period of time। ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये नेशनल इनकम ही होता है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इन नेशनल इनकम, जिसको वाई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब y इक्वल टू C प्लस एस। अब इसको भी एक शेड्यूल और डायग्राम से समझते हैं। शेड्यूल में पहला कॉलम बनाएंगे इनकम का, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा सेविंग और चौथा एग्रीगेट सप्लाई। इनकम में 0, 100, 300, 400, 500 इस तरह से इनकम को दिखाते हैं। कंजम्पशन पहले ही एग्जाम्पल डालेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 ले लिया, इंड्यूस्ड कंजम्पशन सब में 80 ऐड करते चले गए, मतलब 0 पर 40, 100 पर 40 प्लस 80 120, इस तरह से कंजम्पशन में 80 ऐड करते जाएंगे, वो नए लेवल का कंजम्पशन बनता जाएगा। फिर तीसरा कॉलम है सेविंग का। सेविंग निकाल सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन करके, और चौथा कॉलम एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो कि इनकम के इक्वल ही होगा। डायग्रामेटिकली एग्रीगेट सप्लाई एक्स एक्सिस पर इनकम को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई को दिखाएंगे। अब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बिल्कुल 45 डिग्री होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। 45 डिग्री होने का मतलब ये है कि अगर इनकम 0 से 100 बढ़ता है, मतलब 0 से 100 करोड़ हो जाता है, तो कंजम्पशन और सेविंग का टोटल भी 0 से 100 करोड़ हो जाएगा। फिर सेम अमाउंट से वो इंक्रीज होता है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व पॉजिटिव 45 डिग्री होता है। इसको गाइडलाइन भी कहते हैं, इसको रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। अब जरा ये जो कंजम्पशन और सेविंग है, इन दोनों का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब कंजम्पशन का इनकम के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं।
ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेंडेंसी होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब ये कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए एक कंजम्पशन शेड्यूल बनाएंगे जिसमें इनकम लिखेंगे और कंजम्पशन लिखेंगे। इसके बाद डायग्राम में कंजम्पशन का कर्व प्लॉट करते हैं। कंजम्पशन वाई एक्सिस से एबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा और पॉजिटिवली स्लोप होगा। अब कंजम्पशन और यहाँ इस और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री होगा। जहाँ कंजम्पशन का कर्व 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई कर्व या इनकम के कर्व से को इंटरसेक्ट करेगा उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कंजम्पशन कर्व के बारे में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में कुछ बातें समझ लेंगे कि कंजम्पशन का कर्व हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होगा, एबव द ओरिजिन शुरू होगा ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऐसा होगा। और कंजम्पशन का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री होगा। तो जिस लेवल पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएंगे उस लेवल ऑफ इनकम को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट के पहले डिस सेविंग होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग होता है। अब ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है ये दो टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। इसको भी एक शेड्यूल से समझना चाहिए, एक डायग्राम से समझना चाहिए और फिर इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझने के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शेड्यूल। इसमें 3 कॉलम बना लेते हैं, इनकम 0, 100 इस तरह से 500, 600 तक दिखाएंगे। कंजम्पशन वही लेंगे, 0 लेवल पर कंजम्पशन 40 ले लिया, फिर उस 40 में 80 ऐड करते चले गए तो वो कंजम्पशन आ गया। फिर तीसरा कॉलम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम करके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालेंगे। इसके बाद डायग्राम से एपीसी बनाएंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आउटपुट को दिखाएंगे, इनकम को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को दिखाएंगे। इस कर्व में इनकम एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री दिखाएंगे और कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन स्टार्ट करेंगे और वो पॉजिटिवली स्लोप होगा। जिस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम का कर्व इंटरसेक्ट करे उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पर चूंकि कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं इसलिए यहाँ सेविंग 0 हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट पर चूंकि कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 होता है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देते हैं। इसको ध्यान से समझ लेंगे। पहला फीचर होता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। दूसरा, एट ब्रेक इवन पॉइंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 होता है। इस पर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू मोर देन 1 होता है। नंबर 4, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कर्व का वैल्यू लेस देन 1 होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसको समझने के लिए भी एक शेड्यूल बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। शेड्यूल में 5 कॉलम बना लेंगे। पहला इनकम, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन मतलब 0 लेवल पर चेंज इन कंजम्पशन कुछ नहीं होगा, 100 लेवल पर चेंज इन कंजम्पशन होगा 120 कंजम्पशन माइनस 40। इस तरह से जिस लेवल का भी चेंज इन कंजम्पशन निकालना हो उस लेवल के कंजम्पशन से उसके पहले एक लेवल के कंजम्पशन को माइनस करेंगे, वो चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा। इसके बाद चेंज इन इनकम इसी तरीके से निकालेंगे और फिफ्थ कॉलम में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके MPC का वैल्यू निकालेंगे। अब इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए अगेन एक्स एक्सिस पर इनकम को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को दिखाएंगे। कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन बनाएंगे, वो पॉजिटिवली स्लोप होगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि कंजम्पशन कर्व का ईच पॉइंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये MCQ के लिए याद कर लेंगे। ये पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब स्लोप इसको MPC को समझने के लिए कंजम्पशन कर्व पर 2 पॉइंट ले लेंगे, A और B। A के कॉरेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन का एक नाम दे देंगे और इनकम का एक नाम दे देंगे। B के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कंजम्पशन का एक नाम दे देंगे और इनकम का एक नाम दे देंगे। तो चेंज इन कंजम्पशन पता चल जाएगा, चेंज इन इनकम पता चल जाएगा। फिर MPC इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन का जो वैल्यू है वो पुट किया, चेंज इन इनकम का लिखा। इस तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डायग्रामेटिकली समझ में आ जाएगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। नंबर 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होता है। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। दूसरा, एक पुअर का MPC एक रिच के MPC से ज़्यादा होता है। और तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एज इनकम इंक्रीजेज MPC डिक्रीजेज। यहाँ एक बात याद रखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए कि एज इनकम इंक्रीजेज APC and MPC both decrease, but the decrease in MPC is more than the decrease in APC। इस बात को याद रखेंगे, इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। अब प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप। ये फंक्शनल रिलेशनशिप भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेविंग फंक्शन इज अ डैश रिलेशनशिप। तो याद रखेंगे ये फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन सेविंग एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। अब इसको समझने के लिए भी एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें इनकम, कंजम्पशन और सेविंग, इनकम से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। फिर इसका डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम में याद रखेंगे कि सेविंग का कर्व वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होगा ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब वो डिस सेविंग से स्टार्ट होगा। सेविंग का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा, इनिशियली सेविंग नेगेटिव होगा, फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट पर 0 होगा, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेविंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेंगे। नंबर 1 कि एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग इंक्रीजेज। नंबर 2, सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। नंबर 3,
at break-even point, saving is zero because consumption is equal to income. Number 4, before break-even point, there is this saving. And number 5, after break-even point, there is saving. अब एवरेज ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन होता है, ये भी दो टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, मतलब APS इक्वल टू सेविंग S अपॉन Y इनकम। इसको समझने के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम बना लेंगे, इनकम, कंजम्पशन, तीसरा सेविंग, सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो सेविंग का कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा, और फोर्थ कॉलम APS मतलब सेविंग अपॉन इनकम। अब डायग्रामेटिकली इसको समझने के लिए एक सेविंग का कर्व बनाएंगे जो नेगेटिव इंटरसेप्ट से शुरू होगा y एक्सिस पर ड्यू टू ऑटोनमस कंजम्पशन, और सेविंग कर्व का पर याद रखेंगे ए पॉइंट ऑन सेविंग कर्व रिप्रेजेंट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर सेविंग का एक वैल्यू लेंगे और x एक्सिस पर इनकम का एक वैल्यू लेंगे। तो उस पॉइंट पर मान लेते हैं पॉइंट A है, तो A पॉइंट पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम होगा। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, सेविंग कर्व starts from y axis below the origin due to autonomous consumption. Number 2, as income increases, APS increases. Number 3, at break-even point, APS equal to 0. Number 4, before break-even point, APS is negative. After break-even point, APS is positive. अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को भी समझेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, मतलब MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। अब इसको समझने के लिए भी एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें कॉलम जो बनाएंगे इनकम का, कंजम्पशन का, और इनकम से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा। फिर 3 कॉलम बनाएंगे, पहला चेंज इन सेविंग, दूसरा चेंज इन इनकम, और तीसरा MPS। फिर डायग्राम से सेविंग कर्व पर 2 पॉइंट लेंगे जो कि सेविंग कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। याद करेंगे कि सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट करता है। दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग से y एक्सिस पर सेविंग को नोट करेंगे और x एक्सिस पर इनकम को नोट करेंगे। तो MPS इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम को वैल्यूज को पुट करेंगे तो MPS आ जाएगा। MPS का एक ही फीचर होता है कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैल्यू करता है, मतलब MPS का मार्जिनल वैल्यू 0 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब समझेंगे कि APC और APS के बीच में रिलेशनशिप बहुत लॉजिकल है, सिंपल डेरिवेशन है कि y इक्वल टू इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इन तीनों को y से डिवाइड कर देते हैं तो y कट होने की वजह से 1 होता है और C अपॉन y APC होता है, S अपॉन y APS होता है, मतलब APC प्लस APS मस्ट बी 1। ये रिलेशनशिप न्यूमेरिकल के कैलकुलेशंस में बड़े काम आते हैं। इसी तरह से MPC को समझेंगे एक सिंपल डेरिवेशन से, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S, और तीनों को डेल्टा y से डिवाइड करेंगे तब जो वैल्यू आएगा 1 इक्वल टू MPC प्लस MPS, मतलब MPC और MPS का टोटल मस्ट बी 1। याद रखेंगे। अब कंजम्पशन का भी फॉर्मूला समझेंगे। कंजम्पशन का मतलब
ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट करते हैं और इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एमपीसी एंड इनकम, और एमपीसी को बी से डिनोट करते हैं, मतलब सी इक्वल टू कैपिटल सी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस बी वाई, और सेविंग फंक्शन इक्वेशन होगा एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू इनकम। इसके बाद समझेंगे इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन यही समझेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, वो इनकम से मोटिवेटेड नहीं होता है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होता है, वो इनकम से मोटिवेटेड होता है। दोनों में कुछ डिफरेंसेज हैं, वो समझ लेंगे कि ये इनकम से ऑटोनोमस इनकम से मोटिवेटेड होता है, इंड्यूस्ड इनकम से मोटिवेटेड नहीं होता है। ऑटोनोमस इनकम इन इलास्टिक होता है, इंड्यूस्ड इनकम इलास्टिक होता है। ऑटोनोमस गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, इंड्यूस्ड प्राइवेट सेक्टर में होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। ये डिस्टिंक्शन भी याद कर लेंगे, एग्जाम में इस पर भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब समझेंगे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बीइंग इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सिचुएशन है when all those who are willing to work are getting the work, तो उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अगर all those who are willing to work are not getting the work और they are getting the work they are not willing to work, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में भी 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एक को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो और तब एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को पकड़ने के बीच जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, 2 दिन हो 4 दिन हो, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो लेबर का स्किल है और मार्केट की डिमांड है, उसमें मिसमैच की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को मिला दें, तब जो एडिशन होता है उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जरा अनएम्प्लॉयमेंट का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप का होता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पीपल आर गेटिंग द वर्क बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट होने पर भी एग्जिस्ट करता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। अब इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके लिए 4 एजम्पशंस मान लेते हैं। एक तो ये कि इकोनॉमी 2 सेक्टर है, नंबर 2 शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है, नंबर 3 वो प्राइस लेवल कांस्टेंट है, और नंबर 4 इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है। ये 4 एजम्पशन मान लेते हैं, तब जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है। इसका एक और अप्रोच होता है कि जब इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो तब भी इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ एक बात और जरा क्लियर कर लेना चाहिए कि ये सेविंग
और इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप के होते हैं। ऑटोनमस जो सेविंग होता है वो दो टाइप का, एक को एक्स आंटे सेविंग, दूसरे को एक्स पोस्ट सेविंग कहते हैं। एक्स आंटे सेविंग उस सेविंग को कहते हैं जो सारे हाउस होल्ड प्लान टू सेव बिफोर स्टार्ट ऑफ ए पीरियड करते हैं, और एक्स पोस्ट सेविंग वो एक्चुअल सेविंग है, उस पीरियड के ओवर होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पता चलता है। इसी तरह से एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो सारे प्रोड्यूसर प्लान करते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ ए पीरियड, और एक पोस्ट एक्चुअल सेविंग को कहते हैं। तो एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट जब इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता है, और एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा ही इक्वल होते हैं। अब जरा ये भी समझना चाहिए कि अगर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको कहते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब अगर इकोनॉमी में चाहे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हो या सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो, दोनों ही में अगर डिसइक्विलिब्रियम हो तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, इस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं दोनों ही केस में। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, मतलब इक्विलिब्रियम के पहले का कंडीशन हो, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स अपने पास में एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करता है। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो तो वो डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिक्रीज होने लगता है। उस को मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इसी को, और अगर इसका उल्टा सिचुएशन हो, एग्रीगेट डिमांड कम हो तो स्टॉक की पाइलिंग बढ़ती है, स्टॉक की पाइलिंग बढ़ती है तो इन्वेंट्री लेवल बढ़ता है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ता है तो फिर प्रोडक्शन कम करना होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो इनकम कम होता है, आउटपुट कम होता है, आउटपुट कम होता है तो इनकम कम होने लगता है, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। यही एक्सप्लेनेशन सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी एक्सप्लेन करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर 9 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ब्रिटिश रूल के आने के पहले इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था। इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और इसमें हैंडीक्राफ्ट का इम्पोर्टेंस था। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर, किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडियन एग्रीकल्चर के कंडीशन को देखेंगे। जमींदारी सिस्टम था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था और इसके फीचर्स थे। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे उस ब्रिटिश रूल के टाइम पर। तीसरा फॉरेन ट्रेड सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में ये देखेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था उस पर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। और दूसरा पॉइंट, जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था उस टाइम पर इंडिया में, उसका ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चौथा टॉपिक जो इस चैप्टर में होता है उसको डेमोग्राफिक कंडीशन कहते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। जब इकोनॉमी में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है तो इकोनॉमी बैकवर्ड होती है। जब बर्थ रेट इंक्रीजिंग हो और डेथ रेट डिक्रीजिंग हो तो इकोनॉमी डेवलपिंग हो जाती है। तो इंडियन इकोनॉमी
फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज में 1921 में इंटर हुई थी, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेटिफाइड करते हैं। और जो तीसरा फेज होता है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो जाते हैं और तब इकोनॉमी डेवलप होती है। फिर पांचवा टॉपिक इस चैप्टर में सीखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पर भी एक बात समझ लेंगे कि अगर प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स ज़्यादा एम्प्लॉयड है तो इकोनॉमी बैकवर्ड है, सेकेंडरी सेक्टर में है तो डेवलपिंग है, और टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है तो इकोनॉमी डेवलप्ड है। तो इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ज़्यादातर 70 to 75% वर्किंग पॉपुलेशन ब्रिटिश रूल के टाइम पर प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे। लेकिन जो वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, जो सी साइड के स्टेट्स थे वहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में भी प्रोपोर्शन ज़्यादा था। फिर इस चैप्टर में 6th टॉपिक सीखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इसके अंदर रोडवेज, रेलवेज के बारे में सीखेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे, ब्रिटिश रूल के टाइम में इनका क्या कंडीशन था। 7th टॉपिक इस चैप्टर में सीखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। इसमें 5-6 पॉइंट होते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने पर इंडियन इकोनॉमी में नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, मॉनेटरी इकोनॉमी डेवलप हुई, और भी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा, डिक्रीज इन फेमाइन हुआ। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। इसके बाद 8th एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर में सीखते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिसके अंदर स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पर ब्रिटिशर्स का अप्रोच होता था डिवाइड एंड रूल का। तो ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको देख लेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, इस पर क्वेश्चन आता है।